कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए या दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसमें जो है अगर बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उसमें ये है कि एक अदद नाइट्रोजिनस बेस होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें एक नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, अच्छा ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है प्यूरीन और दूसरा कहलाता है पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है वो 9 कार्बन का कंपाउंड होता है और पायरिमिडीन जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है इसका वो होता है राइबोज शुगर इन केस ऑफ आरएनए, और डी ऑक्सी राइबोज शुगर इन केस ऑफ डीएनए। जो डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है उसकी वजह क्या है कि राइबोज शुगर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो ऑक्सीराइबोज है तो फिर आरएनए कहलाएगा, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो फिर वो डीएनए कहलाएगा। इसके बाद फिर तीसरी चीज जो होती है जो इस कंपोनेंट को कंप्लीट करती है वो है फॉस्फेट। अच्छा, जब नाइट्रोजिनस बेस होता है प्यूरीन और पायरिमिडीन, अगर इसके साथ राइबोज शुगर ऐड हो जाता है तो फिर ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब जैसे ही न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। Now this nucleotide is the basic structural and functional unit of structural and functional unit of nucleic acid। किसका माइक बार बार ऑन हो रहा है? अच्छा जी, अब यहाँ तक जब आपको एक बात समझ में आ गई तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो याद रखिएगा कि वो क्या है, आपका किसी भी न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अच्छा इसमें देख लें कि प्यूरीन बेस के साथ हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और पायरिमिडीन के साथ कौन कौन से होते हैं। प्यूरीन के साथ आपके पास होता है एडिनोसिन और गुआनोसिन। तो यानी जो अगर पहला फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगता है तो जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा, तो पहला न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो उसमें डाई और ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। आपको मालूम है कि उनका काम क्या होता है कि ब्रेक करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, गुआनोसिन का भी बिल्कुल इसी तरह से। जब पायरिमिडीन के ऊपर आते हैं तो आपके पास कौन कौन से हैं, यूरिडीन, थायमीन, साइटोसिन। अच्छा, अब जो डिफरेंस आता है क्या है कि अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं
और उसको आरएनए से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो पहला डिफरेंस था वो तो राइबोज शुगर का था कि यहाँ पे होती है डीऑक्सी राइबोज और यहाँ होता है ऑक्सी राइबोज। दूसरा जो फर्क है डीएनए का वो क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं वो हैं ए, टी, और जी, सी। ठीक है जी। जबकि जब अब इधर आप आते हैं क्या कहना चाहिए आरएनए पे आते हैं, तो थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरिडीन। ठीक है जी। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आगे काम आने वाली है, वो ये है कि जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक तो नाइट्रोजिनस बेसिस है और दूसरे राइबोज शुगर है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मालूम है कि जो भी कंपोनेंट होता है उसको आपको नंबर करना पड़ रहा होता है। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हो गया प्यूरीन का स्ट्रक्चर और ये हो गया पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब इनकी काउंटिंग किस तरह से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, 1 शायद इधर होता है, लेकिन मतलब ऑल टुगेदर ये 9 जो प्लेसेस होते हैं इसका होता है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है 3 नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ कहाँ लगे होते हैं इस वक्त मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं और काउंटिंग अगेन 1 2 3 4 5 और 6 होती है। अच्छा, अब इसके मुकाबले में जब हम राइबोज शुगर की बात करते हैं, ठीक है जी, तो राइबोज शुगर जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल इसको भी हम अगर नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 और नाइट्रोजिनस बेसिस को भी हम 1 2 3 4 का नंबर दे रहे हैं, तो अगर हमें डीएनए की किसी भी किस्म की कोई म्यूटेशन या किसी भी चीज को अगर डिस्कस करना है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जी प्यूरिन का 1 2 3 4 या राइबोज का 1 2 3 4। उस चीज से बचने के लिए जो नंबरिंग है वो इस तरह से होती है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और ये 5th प्राइम कार्बन, और यहाँ से फिर आगे आगे आपके पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और इस जगह से ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ से जो है आपका आइदर नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है, आइदर प्यूरिन या पायरिमिडीन। ठीक है जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि जो 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 चेन इलोंगेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी जो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस होते हैं और इनकी तरफ जो बॉन्डिंग होती है वो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर होता है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। दोबारा समझ लें, प्यूरिन और पायरिमिडीन की जो आपस की बॉन्डिंग होती हैं वो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन कर रही होती है। जबकि उसके मुकाबले में जब अगर हम जो प्राइम पोजीशन की जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है डीएनए की जो लॉन्ग चेन मेंटेनेंस है वो करवा रही होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जैसे अब मुझे मालूम नहीं है कि इसका इंडिविजुअल कोई स्ट्रक्चर इस बुक में गिवन है या नहीं है, देख लेते हैं एक मर्तबा। सच मुझे नजर तो नहीं आ रहा है। नहीं है। नहीं मिल रहा।
तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, मैं आपको ये जो इसकी जो न्यूक्लियोटाइड की जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखा दूँ। फिलहाल जो इस वक्त जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एक पोर्शन फॉर एग्जांपल, अच्छा अब यहाँ से जब आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, अगर अब आप इसमें जरा गौर से देखें इस चीज को, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम दूसरी तरफ चलेंगे। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें डीएनए का, ये आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझ में आ जाएगी। देखें, डीएनए की दो तरह की बॉन्डिंग हुई है। अगर आप इसको कर्सर को फॉलो करें तो देखें, एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है, A1 ये यहाँ से मूव किया और ये आ गया, ये स्ट्रैंड नंबर 1 चल रहा है। ये जो है ये स्ट्रैंड नंबर 2 है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं अगर आप फॉर एग्जांपल देखें तो एक तो ये कि ये इनकी लॉन्गिट्यूडनल बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स बनती जा रही है, और दूसरा जो है ये दो चेन्स का आपस में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये जो आपस का जो दो चेन्स के दरमियान का जो इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ दी बॉन्डिंग्स बिटवीन दी नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है जी। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं कि ये जैसे ये जो स्ट्रक्चर चला जा रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुंचता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है। ये इधर इस जगह पे ये जो ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये दूसरा होगा, यहाँ पे ये तीसरा होगा, ठीक है, फिर ये चौथा होगा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये जो है 7-8 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक दूसरे के साथ, तो ये एक चेन बनती जा रही है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल चेन है इसका जो इंटरेक्शन है ये किसके थ्रू होता है, ये बाय द राइबोज शुगर होता है। ठीक है जी। तो लॉन्ग चेन के लिए जो बॉन्डिंग्स हो रही होती हैं वो राइबोज शुगर करवाती है, और जो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड्स की जो चेन होती है उसकी जो उसका जो मतलब जो बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजीनस बेसिस कराते हैं आपका। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। ठीक है, अब मैं आपके साथ दोबारा से एक वही पुरानी वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कुछ लिख के दिखाऊंगी फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 3 प्रोसेस होते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। Replication is formation of DNA from DNA. Transcription is formation of RNA from DNA. And translation is formation of proteins from DNA. इसके लिए आपके सामने जो पिक्चर मैं अब दिखा रही हूँ वो अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये देखिए भाई, ये एक पोर्शन बताया है इन्होंने, ये जो एक्टिव पार्ट है ये जीन है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आपके जो न्यूक्लियोसोम्स बने हुए हैं उनके दरमियान जो भी यू क्रोमैटिन है, जो स्ट्रेट क्रोमैटिन है, वो वर्किंग करता है। तो वर्किंग क्या करता है, यानी इट हैज अ जीन that has to perform a particular function in that part of the cell। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल हमें ब्लैक कलर के बाल होते हैं, गोल्डन कलर के बाल होते हैं, व्हाइट कलर के बाल होते हैं, रेड कलर के बाल होते हैं या ब्राउन कलर के बाल होते हैं। ये जो चीज है बेसिकली ये हमारी जीन में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी बेस पर हमारा मेलानिन प्रोड्यूस होगा। मेलानिन इज अ प्रोटीन दैट गिव्स यू अ डार्कर कलर। जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा डार्कर टोन आएगी आपके बालों के अंदर। ठीक है जी। अब ये बात अगर आपके ध्यान में रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां बाल है वहीं पे चाहिए ना वो वाली जीन जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करेगी, या पूरी बॉडी के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी रंगत गोरी है, मेरे बाल काले हैं, तो जो मेरी रंगत गोरी है तो इसका मतलब ये है ना कि मेलानिन मेरी स्किन में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, वो सिर्फ बालों में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां जिस जिस जीन की जरूरत पड़ेगी उस जगह पर
वो जीन एक्टिव होगी, अदरवाइज वो न्यूक्लियोसोम के अंदर रैप हुई पड़ी होगी ताकि इस्तेमाल ना हो सके, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेलानिन ही प्रोड्यूस करना है, अभी हम ये बात कर लेते हैं, तो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए जो जीन है ये ओपन पड़ी थी। अब जाहिर सी बात है कि मेलानिन प्रोडक्शन के लिए जो जीन है उससे आरएनए बनेगा जो कि टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन प्रोटीन। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब अगर आप इस पिक्चर को देखिए, ट्रांसक्रिप्शन हुई, इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुई। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी सारी प्रोटीन, मतलब एक बड़ा सारा आरएनए बन गया। अब जरूरी नहीं है कि ये पूरा आरएनए जो है वो काम का हो। ठीक है जी। तो अब आप इसके अंदर देखें, ये पोर्शन इसका प्रोमोटर पोर्शन कहलाता है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक्सॉन इज द एक्टिव पार्ट, माइंड यू। ठीक है, इंट्रॉन इज दी नॉन रिक्वायर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, एक ये इंट्रॉन, एक ये इंट्रॉन, एक ये इंट्रॉन, बीच में एक इनहैंसर, एक एक्सॉन और साथ में प्रोमोटर। अब क्या होगा कि पहले तो अच्छा, इस चीज को प्रो एमआरएनए कहते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्री या प्रो एमआरएनए कहलाता है ये। यानी ये पहले बनता है, फिर इसके बाद कुछ चेंजेस आती हैं, फाइनल चेंजेस आने के बाद फाइनल आरएनए तैयार होता है। ठीक है। इसी टाइम पे जितनी भी मतलब इसकी जो है अनवांटेड जो चीजें हैं जो इसमें जरूरत नहीं थी वो निकाल दी जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जीन स्प्लाइस, मतलब आरएनए या जीन की स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो अनवांटेड पोर्शंस होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, इंट्रॉन्स सारे के सारे सेपरेट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि एनहांसर्स, एक्सॉन्स जो हैं वो सारे के सारे लग गए आगे। ठीक है। अब ये फाइनल मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया है, ये वो मैसेंजर आरएनए है जो मेलानिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। अब ये काम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर हो गया। अब यहां से न्यूक्लियस के अंदर से ये बाहर आएगा और बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ अटैच होगा, ट्रांसलेशन कराएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये बात क्लियर हो गई है? यस मिस। थैंक यू सो मच। जी टीचर। थैंक यू। अच्छा, अब जी, ये एक वर्चुअल सेल की जो वेबसाइट है, यहाँ से मैंने ये वीडियो डाउनलोड की थी। अब आप इस वीडियो को देखिए। इसके अंदर हम जो जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे कि जी ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। दिस इज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है जी। इसकी फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस के लिए, एक तो डीएनए की स्ट्रैंड चाहिए ऑब्वियसली, जो कि आपका टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, एटीपी चाहिए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब ये जो है ये डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड है जिसको हम जीन कहते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जीन इज दैट पार्ट ऑफ द क्या कहना चाहिए, जीन इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए which has the functional activity of forming a new protein। ठीक है जी। तो वो उस ही स्पेसिफिक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक जीन होगा जो कि एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर के ऊपर लगा हुआ होगा, और वो वहीं पे जब तक वो काम करेगा तब तक ही वो वाला प्रोटीन जो एक रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो प्रोड्यूस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। अच्छा जी। अब यहाँ पे ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी ये जो आपका जीन है, इसको अब ये देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये एक टाटा बॉक्स होता है, यानी टीएटीए। टीएटीए से क्या मुराद है? थायमीन एडिनोसिन, थायमीन एडिनोसिन टाटा बॉक्स कहलाता है। यानी एक थायमीन एडिनोसिन के एक अच्छा खासा नंबर होता है जो वहां मौजूद होता है। उससे थोड़ा पहले की तरफ एक इनहैंसर रीजन होता है, जहां पे आके आपके जो पूरा जो मैकेनिज्म स्टार्ट होने से पहले आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स असेंबल होते हैं। ठीक है जी। ये कुछ डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, अलग अलग मौजूद होते हैं। ये एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन असेंबल होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट से वो आपस में आके जुड़ते हैं। ये इनके सबके सब यूनिट्स के नेम्स हैं।
अब इसके साथ इस पूरे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसके साथ ये जो पार्ट ग्रीन कलर का जो वो है, वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा पॉलीमरेज, पॉली मीन्स मल्टीपल, मरेज मीन्स बनाने वाला। पॉलीमरेज मतलब ये है कि मतलब मल्टीपल जो आपके जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनको जोड़ के एक पॉलीमर बनाने का जो काम है वो ये एंजाइम करता है। ठीक है जी। आपको मालूम है मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट्स है। इनको आपस में जोड़ के एक नया कंपोनेंट जो बनेगा, तो उस एंजाइम उस प्रोसेस को कैटलाइज करने वाला जो कंपोनेंट है उसको एंजाइम कहते हैं। तो वो एज लगता है, आपको मालूम है उसका। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि आरएनए की फॉर्मेशन करवा रहा है। ये आके जुड़ जाएगा इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। जब इन तमाम चीजों के साथ ये स्ट्रक्चर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें फिर सिर्फ जरूरत किस चीज की रह जाती है? एनर्जी की जरूरत रह जाती है। और ये एनर्जी आपको कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है। एटीपी, अच्छा ये याद रखिएगा, एटीपी हमेशा सिर्फ टीपी है, यानी ट्राइफॉस्फेट है, तो ये अपना एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करती है। और एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में कुछ किलो कैलोरीज, 27 अराउंड किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड दैट एनर्जी बेसिकली हेल्प्स टू मूव ऑन, यानी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करवाती है। तो मल्टीपल एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही होती है ट्रांसक्रिप्शन के वक्त में। अब ये जो नई चीज बन के बाहर निकल रही है, यानी ये डीएनए का टेम्पलेट है। ये जो चीज है ना, ये जो पर्पल कलर का, ये डीएनए का टेम्पलेट है। एंड दैट टेम्पलेट मींस योर जीन। ठीक है जी। इसके ऊपर से जब पॉलीमरेज घूमता जा रहा है, तो यूनिट बाय यूनिट आपके जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है। और बनने के बाद इस एंजाइम के साथ जो ये जो स्ट्रक्चर निकलता जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं आरएनए। अब आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही से मूव कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अपनी जगह पे ही रह गए थे। एक पोर्शन आता है जहां पे आके ये जो है जो एंडिंग सीक्वेंस आ जाता है। जैसे एंडिंग सीक्वेंस आता है, वैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ता है, वहां से जो है वो आरएनए की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। नाउ दिस इज योर आरएनए टेम्पलेट। ठीक है जी। इसके साथ, जैसे मैंने आपको अभी वो जो पिक्चर में दिखाया था कि जो प्री आपका जो आरएनए होता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग होने के नतीजे में जो नया कंपोनेंट बनता है वो फाइनल फॉर्म ऑफ आरएनए होता है। और जो ये जो स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन चूंकि प्रोसेस का नाम है, तो इस मॉडिफिकेशन को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। यानी ये जो प्रोसेस है ना, जो यहाँ से जो इंट्रॉन्स की रिमूवल हुई है, इस इंट्रॉन्स की रिमूवल के बाद जो फाइनल फॉर्म मैसेंजर आरएनए का बना है, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहलाता है। और इसके नतीजे में आपके पास फाइनल फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए आता है, विच एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहां तक कोई चीज जो समझ में ना आई हो बता दीजिए मुझको। हाथ रेस कीजिए अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है जी। तो